हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टीप एनएससी में। देखिए, जो 2020 में आपका भूगोल का पेपर हुआ था उसी को मैं आपको करा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट करिएगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो डायरेक्ट मैं आपको प्रश्न कराता हूं। मेन मुद्दे पर आइए। पहला आपको बहुविकल्पी प्रश्न इनको आपको 1 से 8 तक दिया जाएगा, तो उसमें आपको क्या टिक करना पड़ता है। तो पहला प्रश्न है, दिखाई दे रहा है आपको, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। तो ऑप्शन नंबर सा है ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी। दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर बी एशिया है। देखिए, कुछ कुछ किताबों में अफ्रीका दिया है, लेकिन आप लोग एशिया ही लिखा लगाइएगा। आंसर आपका सही है, बा विकल्प। प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द विनिर्माण जो है आपका, ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न चौथा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सा विक्टोरिया जो है, ये उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है। प्रश्न पांचवा है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बा बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए, इस पेपर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर मिल सकते हैं। प्रश्न छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है। तो अलीगढ़ जो है, ऑप्शन नंबर आ, वो 10 लाखी नगर नहीं है। प्रश्न सातवां आपका है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर द उत्तर प्रदेश। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सा हैदराबाद जो है वह स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से क्या नहीं जुड़ा हुआ है। अब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है 9 से प्रश्न 16 तक, यानी प्रश्न 9 से प्रश्न 16 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको भी मैं आपको करवा रहा हूं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यह आपका 1 नंबर का है। तो आपको मानव भूगोल का क्या परिभाषा देना है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इतना आप लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। राइटजेल के अनुसार यह परिभाषा है। प्रश्न 10वां है आपका, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, इसका भी आपको उत्तर 1 ही नंबर का है। प्रश्न 9 से प्रश्न 16 तक, यानी प्रश्न 9 से प्रश्न 16 तक आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रश्न 11वां है आपका, रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। तो 2 फसल आपको लिख देना है, गन्ना लिख दीजिएगा और चाय लिख दीजिएगा। ये रोपण कृषि की 2 प्रमुख फसलें हैं। प्रश्न 12 है, भारवाही पशुओं के नाम लिखिए। तो भारवाही पशु के नाम लिख दीजिए, गधा लिख दीजिएगा, खच्चर लिख दीजिएगा, हाथी लिख दीजिएगा। प्रश्न 13 है, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी लिख दीजिए, उर्दू लिख दीजिएगा, अब चाहे तो हिंदी आप संस्कृत भी लिख सकते हैं। प्रश्न 14 लिख दीजिए, पल्लीकृत बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो ये पल्लीकृत बस्ती को परिभाषित करना है आपको, ये पाठ 14। अगर आप एनसीईआरटी की बुक लिए होंगे तो जो आपकी सेकंड बुक है उसमें पाठ 4 मिलेगा। अगर आप साइड बुक लिए होंगे चतुर्भुज मेमोरिया की होगी तो उसमें पाठ 14 पर यह आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 15 है आपका, प्रतिभूमि के प्रकार बताइए। तो प्रतिभूमि के 2 प्रकार निम्नलिखित हैं, पुरातन और नवीन। पुरातन प्रतिभूमि और नवीन प्रतिभूमि। प्रश्न 16 आप लोग नोट कर लीजिए, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 2 कारण आपको लिखने हैं, एक पहला लिख दीजिएगा औद्योगिक क्रियाओं से, दूसरा लिख दीजिएगा कृषि से उत्पन्न जल प्रदूषण। अब आपको देखिए, ये पल्लीकृत बस्ती को परिभाषित करना आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बस 2 या 3 लाइन में लिख लेना है। देखिए, इसमें जो आपका जो विस्तृत बस्तियां होती हैं उन्हीं से टूटकर होती हैं। इनमें एक ही जात के कई प्रकार के जात के समूह एक साथ इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो पाठ 14 में है, आप लोग ध्यान से इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, पाठ 14 में मिल जाएगा आपको। अगला आपका शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17 से प्रश्न 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है, प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है। यह आपका पाठ 1 में मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 17 पाठ 1 में है और इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर देखिए मैंने नोट्स में कराया हुआ है, तो चाहे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं उसका। प्रश्न 18 देखिए, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। यह आपका पाठ 4 में मिल जाएगा, 4 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न 19,
प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में विभेद कीजिए। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में विभेदन आपको देखिए पाठ 6 में मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक लिए हैं तो भी पाठ 6 में मिलेगा, फर्स्ट वाली बुक। अगर आप साइड बुक लिए हैं तो भी 6 में मिलेगा, पाठ 6। इसके बाद देखिए प्रश्न 20वां है, नगरीय बस्तियों के प्रकार का उल्लेख कीजिए। यह आपका पाठ 10 में मिल जाएगा। आसानी से आप लोग नोट करते हुए चलिए, पाठ 10 में आपको ये मिल जाएगा। देखिए इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि कोरोना काल में आपको देखिए इन्हीं प्रश्नों में से कुछ ना कुछ जरूर प्रश्न मिल जाएंगे। हर साल हर पेपर से कुछ ना कुछ प्रश्न मिलते हैं। प्रश्न 21 आप लोग नोट कर लीजिए, भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाला प्रवास के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पाठ 12 में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या? पाठ 12 में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 22 है आपका, प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ 14 में मिल जाएगा। प्रश्न 23 है आपका, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ 19 में मिलेगा। प्रश्न 24 है, रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल प्रमुख वर्गों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ 20 में मिल जाएगा। तो आप प्रश्न देख रहे हैं किस प्रकार से, किस आधार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आपका देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। आपसे 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें अथवा अथवा कर आपको लिखना होता है। पहला है प्रश्न 25, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये पाठ 2 में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अथवा विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर पाठ 10 में आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न 25 में 2 था तो आपको एक ही प्रश्न करना है। अथवा का मतलब आपको एक प्रश्न करना है। प्रश्न 26 है आपका, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो यह आपको पाठ 19 में मिल जाएगा इसका उत्तर। अथवा भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो पाठ 22 में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिए सुएज नहर और पनामा नहर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस बार नहीं पूछा गया है तो आपकी जो परीक्षा होगा तो इसमें पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है हमेशा, सुएज नहर और पनामा नहर। अब देखिए प्रश्न 27 जो है आपका मानचित्र से है। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। आपको 2 मानचित्र दिए जाएंगे, एक भारत का मानचित्र होगा, दूसरा विश्व का मानचित्र होगा। तो चलिए भारत के मानचित्र यानी भारत की स्थिति आपको ध्यान से, कौन से राज्य कहाँ है उसको आपको पढ़ना होगा, ध्यान से देखना होगा। मैं प्रश्न का उत्तर आपको नोट करा देता हूँ। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश है इसका उत्तर। तो आपको मानचित्र मिलेगा भारत का, उसमें यूपी कहाँ है, बस यूपी आपको लिख देना होगा, वहाँ पर 1 नंबर। फिर इसके बाद दूसरा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, एकदम नीचे आएंगे, केरल है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है इसमें, किस राज्य एक 10 लाखी नगर है। आपसे आप एक राज्य है ले लीजिए, उसमें कौन सा उसका नगर 10 लाखी है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो है आपका 10 लाखी नगर है। आगरा भी है, चाहे जिसको आप दर्शा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप वाराणसी कहाँ है वहाँ पर दर्शाइएगा। अगर वाराणसी को दिखाना हो, अगर आगरा को दिखाना हो तो आगरा को दर्शाइएगा। इसमें एक और है, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। इसमें देखिए भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा जहाँ है राजस्थान में वहाँ पर आप उसको दर्शा सकते हैं। और खेतड़ी झुंझुन ये भी आप दर्शा सकते हैं राजस्थान का। उड़ीसा का प्रमुख समुद्री पत्तन, तो पारादीप सबसे प्रमुख है उड़ीसा का समुद्री पत्तन। तो उड़ीसा कहाँ है आपको मैप में देखना होगा, तो आप वहाँ पर दर्शाइएगा। इसके बाद आपका आता है प्रश्न 28, ये आपका विश्व से मानचित्र है। संसार के दिए गए रेखा चित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो पहला है ये आपका विश्व का मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। तो पहला है एशिया का में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। तो चीन कहाँ है विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। भारत के जब ऊपर जाएंगे हिमालय तो बगल में आपका चीन पड़ जाएगा, बहुत बड़ा सा आपको दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा है एशिया में रोपण कृषि वाला एक देश। तो एशिया में भारत की स्थिति कहाँ है, भारत दिखा दीजिएगा, भारत इसका सही आंसर है। तो एक ही आपको दिखाना है, तो आप चाहे जो दिखा सकते हैं। एशिया में श्रीलंका भी दिखा सकते हैं। तो एशिया में रोपण कृषि वाला देश भारत ही दिखाइएगा, सभी को मालूम होगा। तीसरा प्रश्न पूछा है कि कनाडा का पाराद्वीप रेल मार्ग कहाँ है। तो पहले आपको विश्व में कनाडा कहाँ है तो
तो वो मालूम होना चाहिए। तो कनाडा जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब आप खोजेंगे तो बस आप अगर बीच में भी टिक लगा देंगे, बीच में जो आपका बना रहेगा भर देंगे कनाडा, तो आप नंबर अच्छा खासा नंबर पा सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, जापान का एक समुद्री पत्तन लिखिए। तो जापान आप अपने बुक से खोजिएगा, इसी का प्रश्न हमें नहीं मालूम है, याद नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको करा देते। अगला प्रश्न है ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर। देखिए जापान का एक समुद्री प्रमुख पत्तन आपको लिखना है। अगर आप जापान भी उस फिगर को दिखा देते हैं तो इसमें आपको कम से कम आधे नंबर दे दिए जाएंगे, एग्जामिनर दे देगा। इतना बात आप लोग याद करिए। तो जापान जो है आपका पूर्वी साइड में है। क्या पूर्वी साइड में आपका पड़ता है? चीन सागर कुछ आप देखे होंगे, अगर चीन सागर उसी के पूर्वी साइड में आपका जापान पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा पांचवा है ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर। तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है। तो ब्रिटेन कहाँ है जब आपको मालूम रहेगा तभी ना आप दर्शा पाएंगे। तो ब्रिटेन में आप लंदन कहाँ है उसको आप जब दर्शा देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न जितने थे, प्रश्न 1 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 से 8 आपके बहुविकल्पी थे। 28वां जो था आपका ये मानचित्र से संबंधित रहते हैं, 27-28। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाना चाह रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।